हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर नॉलेज की, तो जिसमें हम ट्रिपल सी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस ट्रिपल सी के आते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम दोनों ही कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो अपन इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कर चुके हैं, यानी कंप्यूटर का विकास कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या मतलब, वर्गीकरण, कितने वर्गों में कंप्यूटर को बांटा गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्ग इन द सेंस यानी कैटेगरी वाइज कितने उसमें बांटा गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले कि वो क्लासिफिकेशन किया गया किस बेस पे किया गया, हार्डवेयर के आधार पे। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था थोड़ा सा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो पार्ट को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हार्डवेयर के आधार पर हम कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट जनरेशन, उसके बारे में हम जब डिटेल पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आते हैं, इसमें बात करेंगे कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर की, क्या क्या लक्षण होते हैं, उनको हम फर्स्ट जनरेशन में रखेंगे। उसके बाद दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आता है। दूसरी पीढ़ी में कौन से आते हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तो अब जब हम डिटेल बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी ओवरव्यू बात कर लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू के बाद इसके डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं कार्यात्मक सिद्धांत के आधार पे, मतलब कि कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके आधार पर इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पांच कैटेगरी में बांटा गया जनरेशन के आधार पे, और एक और कैटेगरी आ रही है अभी नई, नेक्स्ट जनरेशन। तो वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, अब तो कार्यात्मक के सिद्धांत के आधार में, यानी कार्य के सिद्धांत पे, कार्य के सिद्धांत जो, तो मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कंप्यूटर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मतलब कोई भी मशीन है तो किसी न किसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है, कोई ना कोई सिद्धांत पे काम कर रहा होगा। तो इसी तरह मशीन कंप्यूटर जो होता है किन किन सिद्धांत पे काम करता है, उसके हिसाब से तीन कैटेगरी में बांटा गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया। एक तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है, मतलब दोनों का सिद्धांत को मिक्स करके जो सिद्धांत कंप्यूटर बनाया जाता है, एनालॉग और डिजिटल, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो इनकी बात डिटेल बाद में बात करेंगे जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। और इसके बाद बात करते हैं आकार और कार्य के आधार पे, मतलब आकार के आधार पे कैसे, बेसिकली तो आकार समझो इसको कि साइज के, इन साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे जब हम इनकी अंदर की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया आपका, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो अपन हार्डवेयर के आधार पर हमने क्लासिफाइड किया है, यानी कि वर्गीकरण किया है। उसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है, कब से कब तक माना जाता है इसको, 1940 से लेके 1940 से लेके 1956, यानी कि 1940 से लेके 1956 तक के इरा को माना जाता है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, कंप्यूटर निर्माण में निर्मित निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट जनरेशन के प्रयोग में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। तो आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब। ठीक है, निर्वात पाइप भी दे देता है कहीं पे, निर्वात ट्यूब भी दे देता है। तो निर्वात ट्यूब या निर्वात वैक्यूम ट्यूब, इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। और जिसे वाल्व भी कहते थे, वैक्यूम ट्यूब को क्या कहा जाता था, वाल्व भी कहा जाता था। ठीक, तो ये होता है, ये इस टाइप के कंप्यूटर इस टाइप का होता है वैक्यूम ट्यूब, जिसको वाल्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था डेटा प्रोसेसिंग के लिए और कैलकुलेटिंग के लिए। इसमें जो सॉफ्टवेयर होता था, इस टाइप के कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता था, वो मशीन लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह या प्रोग्राम वगैरह तैयार किए जाते थे, तो किसमें तैयार किए जाते थे, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0101। हम जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे 0101। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे ऐड, मतलब जैसे आपने सी प्लस प्लस सुना होगा, तो ये सी जो लैंग्वेज होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते थे, तो प्रोग्राम तैयार किए जाते थे इस कंप्यूटर के लिए, वो किस में किए जाते थे, मशीन लैंग्वेज
और लो लैंग्वेज में तैयार किए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं डेटा। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है डेटा एंड सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। तो डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? स्टोर करने के लिए, यानी कि स्टोर मतलब संग्रहित, हिंदी में कहेंगे संग्रहित करने के लिए। ठीक है, तो स्टोर करने का मतलब संग्रहित करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड हमने बात किए थे वहाँ पे, जो सेंसस पहले मतलब यूएसए में पहली बार सेंसस हुआ था, तो पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट के लिए भी किया गया था। ठीक है, तो ये पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। इसकी जो कैलकुलेटिंग स्पीड होती है, यानी कि गणना करने की जो गति होती है, कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन मिली सेकेंड, यानी मिली सेकेंड में होती है। ठीक है, मिली सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ या 1/1000 सेकेंड। ठीक है, 1 मिली सेकेंड बराबर होता है। तो ये होता है, इसकी स्पीड होती थी कंप्यूटर की का कैलकुलेशन करने की, मतलब कि इतने 1000 कैलकुलेशन पर मिली सेकेंड में कर सकता था ये। ठीक है, पर सेकेंड मिली सेकेंड में, और यूज्ड मेनली इन साइंटिफिक रिसर्च एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो इसका ज़्यादातर प्रयोग जो होता था इस कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन का, तो ज़्यादातर जो होता था वो साइंटिफिक रिसर्च में और मिलिट्री फंक्शंस में किया जाता था, यानी कि सैन्य गतिविधियाँ, सैन्य कार्य होते हैं उसमें, और जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उसमें किया जाता था इसका प्रयोग सबसे पहले, फर्स्ट जनरेशन का ज़्यादातर मेनली। और आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत होते थे। तो मैंने बताया था ये जो कंप्यूटर थे काफ़ी पावर कंज्यूम करते थे, यानी कि 1050 वॉट पर आवर ऐसे कुछ करके, तो ये काफ़ी ऊर्जा खपत करते थे, और इनका एनर्जी कंज्यूम लेवल बहुत हाई था, और आकार में काफ़ी बड़े हुआ करते थे, जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैंने एवोल्यूशन में बात किया था, तो इस टाइप के हुआ करते थे, काफ़ी बड़े बड़े, और धीमी गति और कम भंडार क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी, और यानी कि 5 MB के लिए लगभग आपका एक मंजिला इमारत के बराबर का स्पेस लगता था 5 MB स्टोर करने के लिए इन वाले कंप्यूटर्स में। और त्रुटि में अधिक संभावना, मतलब अभी एरर की ज़्यादातर इसमें अभी एक्यूरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, बट ये है कि काफ़ी सारे फंक्शन ये करने में आसान था। संचालन बहुत खर्चीला हुआ करता था, इसका जो संचालन था बहुत खर्चीला हुआ था, क्योंकि पावर कंज्यूम ज़्यादा लेते थे, और इसमें स्पेस कम हुआ करता था, और मतलब जगह भी काफ़ी घेरते थे। तो ये सारा जो था इसमें संचालन करने में, इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को थोड़ा खर्चीला हुआ करता था। उस समय केवल बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बड़े बड़े उद्योग जो थे वही इनका इस्तेमाल कर पाते थे। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती थी। हाँ, क्योंकि इसमें निर्वात ट्यूब होती थी और इलेक्ट्रिसिटी का पावर कंज्यूम बहुत होता था, तो इससे हीट बहुत जनरेट होती थी। वो कंप्यूटर के एरिया में जो एक घर के बराबर का हॉल होगा, जो सिनेमा हॉल होता है, इसके बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे, और इसमें क्या होता था, हीट बहुत हो जाती। तो इनको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर यानी कि AC की बहुत जरूरत पड़ती थी। इससे क्या होता था, पावर कंज्यूम का खर्च बढ़ जाता, तो इसलिए इनका संचालन बहुत खर्चीला हुआ करता था। ठीक है, और ये इसमें जो कंप्यूटर आते हैं, तो एनआईक के जो कंप्यूटर थे, इस एरा के कंप्यूटर एनआईक और यूनिवैक, IBM का मार्क फर्स्ट, ये सब कंप्यूटर जो आते थे, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आते थे। ज़्यादातर यूनिवैक को ही फर्स्ट अगर ऑप्शन पूछता है कि यूनिवैक इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, बस यूनिवैक देगा, तो यूनिवैक को ही आपको करना है। मैं पिछली इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ। तो इनमें से कौन सा यूनिवैक जो होगा वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। इसमें एक और लाइन है आपकी, 1952 में डॉक्टर ग्रेस होपर द्वारा असेंबली लैंग्वेज के इनोवेशन से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हुआ। तो डॉक्टर ग्रेस होपर ने असेंबली लैंग्वेज बनाई थी, जिसमें जैसे कि EDD ऐड, सब SUB सब, DIV डिवीजन, तो एक असेंबली लैंग्वेज बनाई थी जिससे कि आपको प्रोग्राम करना आसान हो गया था, जिससे कि प्रोग्रामर जो था आसानी से प्रोग्राम लिख सकता था। तो ऐसी जो लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो बनाई थी, वो बनाई थी ग्रास होपर ने, जो कि प्रोग्राम स्टोर करने और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में प्रयोग की जाती फर्स्ट जनरेशन में। तो ये था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो लाइक करें। थैंक यू।